मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से, चूंकि मैं भी पत्रकार रह चुका हूं, पत्रकारों को रुका के रखना एक गलत बात है, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ सोचा था कि 5 से सवा 5 के बीच में आ जाऊं करके, लेकिन रास्ते के अंदर आपको भी मालूम है कि पहली मर्तबा आए हैं तो लोगों के अंदर जो जोश है, जो जुनून है, वो देखते ही बनता है उसमें। अभी मुझे औरंगाबाद एयरपोर्ट से ख़बर मिली है कि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और असद साहब वहाँ से निकलने वाले हैं। ये जो दौरा बना था, ये आज असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के अंदर उनका 3 दिन का दौरा था, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया था कि साहब आप एक दिन है तो विदर्भा के लिए अभी दीजिएगा, और फिर आगे है तो और 3-4 सभाएं विदर्भा के अंदर होने वाली है। तो अभी वो बागडोगरा से दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से औरंगाबाद की फ़्लाइट लिए, औरंगाबाद की फ़्लाइट अभी CISF का फ़ोन आया है, वो लैंड हो चुकी है और वो 5 मिनट के अंदर वहाँ से निकल जाएंगे। उनकी गाड़ी ख़ास आई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 8:45 से 9 के बीच में असदुद्दीन अवैसी साहब आ जाएंगे। उससे पहले हमारी सभा शुरू हो जाएगी और असद साहब डायरेक्ट है तो सीधा स्टेज के ऊपर ही आएंगे। बहुत सालों से यहाँ के विदर्भा की हमारी टीम की ये मांग थी कि हमने अकोला के अंदर आना चाहिए, और ये प्रोग्राम तकरीबन मेरे हिसाब से 1-2 महीने पहले बन चुका था, लेकिन लोकसभा का अधिवेशन आया, फिर मेरे पास एक IJ फेस्टिवल होता है, उसकी वजह से मैं डेट नहीं दे पा रहा था। आज ये मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो मैं मेरे तरफ से कुछ ना बोलते हुए, यकीनन आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो अगर सवाल जवाब से ही अगर शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदर्भा के अंदर हम लोग, जो हमारी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग के हिसाब से हम 4 जगह के ऊपर विदर्भा का हमने फाइनल किए हैं। जैसा हर जोन का हमने मराठवाड़ा के अंदर कहाँ कहाँ लेने का है, विदर्भा के अंदर कहाँ लेना है। बेसिकली जो दूर के एरिया है, वो दूर के एरिया को हम पहले कवर करना चाह रहे हैं, जहाँ से हमारे को डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो फिर भाग दौड़ करना, उतना टाइम ये होना, तो जहाँ जहाँ पर भी फ़्लाइट्स नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, तो वहाँ की हम सभाएं पहले कर रहे हैं। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ अकोला के हद तक नहीं है। और अकोला भी एक अच्छा हमारा ये है। बालापुर के अंदर हमने इलेक्शन लड़े थे, 46,000 वोट हमने बालापुर के अंदर लिए थे। पहला ही हमारा ये था। उस वक्त ही हमको ये समझ में आया था कि विदर्भा की कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से सिर्फ अकोला है ऐसा नहीं है, मतलब अगले हफ्ते हम चंद्रपुर का है, अमरावती जाने वाले हैं, नागपुर है जल से। तो अभी देखिए, ये इसका फैसला जो है ये ओवैसी साहब करने वाले हैं कि कितने सीटें हम कहाँ कहाँ पे लड़ाने वाले हैं करके इसमें। तो ये इसका जवाब जो है वो मैं आज असद साहब आ जाएंगे तो हम बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा करना है। अभी तो मेरा भी अटका हुआ है कि मैं कहाँ से लड़ने वाला हूँ करके उसमें। किस पार्टी से अध्यक्ष है? हाँ? आप महाराष्ट्र के पार्टी से तो जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र के जमीनी स्तर पर और पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, 5 साल पहले की मजलिस और आज की मजलिस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनतें की गई है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको घर पे बिठाया गया है। तो ये हमने फ़ैसले लिए हैं। तो यकीनन जहाँ जहाँ पर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मजबूत रहा है, जहाँ पर अच्छा काम हुआ है, आखिर में राजनीति के अंदर लोग क्यों आते हैं कि भैया हमको चुनाव लड़ना है, हमारे एरिया से चुनाव लड़ने का है। तो ये कार्यकर्ताओं को भी वहाँ पे एक मजबूती मिलती है जब हम चुनाव लड़ते हैं। तो कुछ सीटें तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन कितने अब लड़ना है करके, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टार है और हर एक की ख्वाहिश रहती है कि वही स्टार ने आना और कैंपेनिंग करना है करके, जबकि हैदराबाद के अंदर पूरे के पूरे जाके बैठने वाले हैं ओवैसी साहब के पीछे पड़ने के लिए उसमें। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हम बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से जहां बिल्कुल मजबूत है वहीं पे हम उतरेंगे। जमीनी स्तर पर पार्टी का क्या जन समस्या को लेकर जो एक मुद्दे रहते हैं जिससे पब्लिक जुड़े और पब्लिक में पार्टी के प्रति एक सहानुभूति कि नहीं, हाँ ये अपने लिए कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ प्लान है क्या? देखिए, हमने हमारे लेवल के ऊपर तो करे हैं, हमने रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स आती है आजकल, ये देखिए राजनीति के अंदर 3 तरह के नेता होते हैं। एक वो होता है जो ज़मीनी स्तर के ऊपर रहता है,
हर मुद्दे के ऊपर वो ज़मीन पे जाता है। दूसरा ये होता है कि वो एक निवेदन लेके जाता है और साथ में है तो 4 फोटोग्राफर्स को लेके जाता है, अधिकारियों को निवेदन देते हुए फ़ोटो खिंचाता है, और वो उसकी नेतागिरी होती है। और तीसरा आजकल ये है कि यूट्यूब वालों को बुलाते हैं घर की ड्राइंग रूम के अंदर, और हर मुद्दे के ऊपर है तो वो अपनी राय मशवरा रख देते हैं। तो ये 3 है उसके अंदर। तो जो पहला वाला है, जो ज़मीन के ऊपर उतरता है, वही कामयाब होने वाला है। ना तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यूट्यूब वालों को बुला के अपना स्टेटमेंट दे के, या सिर्फ है तो मेमोरेंडम देते हुए फ़ोटो खिंचा के, तो ये सच्चाई है उसमें। हाँ सब, ये तो मेरी औरंगाबाद की आवाम मुझे बता सकती है उसके अंदर। मैंने ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसके लिए मैं रास्ते के ऊपर नहीं उतरा हूँ। कहाँ तक, जिस लेवल के ऊपर लड़ना है, आज आप औरंगाबाद के अंदर जाके देखिएगा कि 2019 के अंदर जो लोगों को डर बिठाया गया था कि एमआईएम आएगी तो ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर प्रचार ही ऐसा किया जाता था कि हिरवा पाइजे का भगवा पाइजे, खान पाइजे का बान पाइजे, ये इस तरह के नारे लगाए जाते थे उसके अंदर। अब वो पूरी तरीके से टोटल ही मतलब बदल चुका है। अब आप आने वाले वक्त के अंदर देखेंगे उसमें। देखिए, मेरा ये है कि अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, दुर्भाग्यवश ये कहिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी घटिया और घानेडी राजनीति किसी राज्य के अंदर नहीं है जो राजनीति आज हम महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं उसके अंदर। ये सच्चाई है कि जो लोगों को उठाकर अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया जा रहा है, उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जेल जाओ या भाजपा में आओ। तो जेल जाना कोई पसंद नहीं कर रहा है तो भाजपा में चले जा रहे हैं इसमें। तो ऐसे हालात के अंदर कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी डेवलप हो रही है कि जहाँ पे हमको लगता है कि अरे यार ये भी चलेगा भाजपा के अंदर तो हमारे लिए और ज़्यादा मैदान खुला हो गया है उसके अंदर। तो पिछले एक 15 दिनों के अंदर जो भी राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए हैं, और आने वाले 8-10 दिनों के अंदर जो लोग हमारे को बोलते रहते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, अभी कुछ दिन पहले मैं है तो अर्धापुर नांदेड़ में गया था, बहुत बड़ा जलसा लिया था वहाँ पे। तो अशोक चौहान ने से जब पूछा गया तो बोले हाँ ये भाजपा को जिताने के लिए आए हैं करके, ये बीजेपी की बी टीम है करके, और खुद जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं। मैं बुरहानपुर गया था मध्य प्रदेश के अंदर, तो उस पूरे चुनावी प्रचार के अंदर कम से कम 500 मरतबा कमलनाथ ने बोले होंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है करके। अब कहाँ जाने का उनका इरादा है, कहाँ जा रहे हैं वो? तो हम तो शुरुआत से ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस एनसीपी के जितने भी सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर नेता है, ये सब इनकी खाकी से ताल्लुक है उसके अंदर, इनके अंदर खाकी ही नज़र आने वाला है। ये सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जो सिर्फ सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़े हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अलग अलग पार्टियों के अंदर जा रहे हैं। आखिर में उनको जाना भाजपा के साथ ही है, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी सोच वही है। अभी जो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव है तो उसमें किस पार्टी के साथ आप जाना, युति करना पसंद करेंगे? सर, हम अनटचेबल है, हम अछूत है, हमारा कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है उसमें। जैसे कि विधानसभा लोकसभा में मैदान में थे, तो इस बार भी ऐसा प्लान है कि आगे किसी के साथ ऑफर आता है या फिर कहीं जाना पड़े तो जाएंगे क्या? देखिए, हमारा ये एक है कि भाजपा के साथ जिस किसी का भी गठबंधन है, हम उनसे कोसों दूर रहना चाहते हैं। तो वो एक गठबंधन तो ख़त्म हो चुका है उसमें। दूसरा, अगर कोई लाइक माइंडेड पार्टीज़ है तो यकीनन हमारा भी फ़ायदा होगा और सामने वाले का भी होगा उसके अंदर। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, साम दाम दंड हर चीज़ का इस्तेमाल कौन करने वाला है, तो भाजपा और उनका अलायंस करने वाला है, यह आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो ऐसे हालात के अंदर या तो उनको खुली छूट दे दे कि भैया जाओ तुम लोग सरकार बना लो, हम हाथ पे हाथ धरे रहते हैं, या नहीं तो ऐसे गठबंधनों ने साथ में आने की ज़रूरत है उसमें। और हमने बहुत पहले से ये कहा था कि एमआईएम को हल्के में ना ले करके। मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ोटो ट्वीट किया था मेरी और असद साहब की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, और मैंने उसके ऊपर नीचे कैप्शन में लिखा था कि एमआईएम को हल्के में ना ले करके, और ये इशारा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए था। औरंगाबाद जो सब समाज ने आपको एक्सेप्ट किया जी, अब पहले नहीं, अभी एक्सेप्ट किया है। आप ऐसी पार्टी में आप सब समाज को जैसे नहीं, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा ये हूँ कि ये सही बात है कि 2019 के अंदर
उस वक्त हमारा गठबंधन था प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ, वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ, और पूरा दलित समाज एक ताकत बनकर है तो बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ था। ओबीसी समाज था, प्लस कई सारे एजुकेटेड नॉन मुस्लिम्स थे। आप कट्टर शिव सैनिक होंगे, आप कट्टर भाजपा के समर्थक होंगे, लेकिन आपका कॉलेज में जाने वाला लड़का या लड़की हो, उसने बोला कि नहीं मैं इम्तियाज़ जलील को वोट दूंगा, इम्तियाज़ जलील को। तो ऐसे बहुत सारे वो थे। अब ये 5 सालों के अंदर उन्होंने देखा है कि जो प्रश्न हमने लोकसभा के अंदर उठाए हैं, जो मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, उसमें बाकी कोई उसके लिए आगे आने के लिए नहीं तैयार है। तो उनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमको किस तरीके से राजनीति के अंदर उल्लू बनाया जाता है इसमें। जैसा उदाहरण के तौर के ऊपर मेरा आखिरी भाषण धनगर समाज के ताल्लुक से था। आप वो धनगर समाज का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन के हद तक करेंगे आप? 1955 से उनकी मांग है कि हमारा का भी एसटी के अंदर आना चाहिए करके। तो जब किसी को कुछ देना नहीं होता ना तो कमेटी बना दिए। तो अभी 1 महीना पहले है तो उनके हाथ में लॉलीपॉप देने के लिए बोले हमें कमेटी बना रहे, वो स्टडी करेंगे। अरे स्टडी कितना चलता है इसका? आज देखिए लोग रास्ते के ऊपर उतर आ रहे हैं। मनोज जरांगे जैसा मेरे औरंगाबाद शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, लेकिन मैंने भी वो गांव का नाम नहीं सुना था। मतलब जब अंतरवाली नाम जब आया तो मुझे भी नहीं पता था कि यार ये गांव का रास्ता कैसा है करके। आज लेकिन एक गांव का एक मामूली सा आदमी पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया है। रात में 3-3 बजे तक है तो मंत्रालय के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं एक आदमी के खौफ से, और करोड़ लाखों लोगों उसके पीछे क्यों है? कि उसकी प्रामाणिकता है, उसकी ईमानदारी है उसके पीछे कि नहीं भैया मेरे को मेरे समाज के लिए लड़ना है करके। उसने दुर्भाग्यवश धनगरों के अंदर इन्होंने नेता ही तैयार नहीं होने दिए। उसके अंदर इलेक्शन आया कि बस वही मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, देखो हम नहीं आए तो मुसलमान आ जाएंगे, हम नहीं आए तो मुसलमान आ जाएंगे। उसके अंदर तो यही डर दिखा दिखा के है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। आंबेडकरांनी म्हटलंय की त्यांच्यावर विष प्रयोग होऊ शकतो, त्यांचं जेवण वगैरे त्यांचं औषधं तपासून त्यांना दिली पाहिजे। त्यांचं कुणाला तरी गेम करायचा असं त्यांनी एक शंका उपस्थित केली परवा। तुम्हाला काय वाटतं काय होईल? काय आहे की आता बाळासाहेबांनी अशी शंका व्यक्त केली असेल तर नक्की त्यांच्याकडे काही इनपुट्स आले असेल आणि हे खूप चिंतेची बाब असेल असं हे खरं असेल तर इसके बारे में नक्की पोलिसांनी काळजी घ्यावी। त्यांच्यासोबत जे राहणारी टीम आहे त्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे। कारण बाळासाहेब फक्त एक नाव नाही आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव त्यांच्यासोबत जोडलेला आहे। तर हे खरं असेल तर खूप चिंतेची बाब आहे आणि मलाही पोलिसांना आणि त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या टीमला हे सांगायचं आहे की खूप प्रिकॉशन घेण्याची आवश्यकता आहे। राजनीतीमध्ये आता काहीही शक्य कारण आपल्याला माहीत आहे की ज्या प्रकारे एजन्सीजचा वापर करण्यात येत आहे ते बघितल्यानंतर असं वाटतं की भाई कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इनके लिए। औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर केलेला तिच्या जनतेनं ऍक्सेप्ट केलं का? काय आहे की बघा एक असा प्रकारचं एक सेक्शन आहे ज्यांना असं वाटतं की नाही औरंगाबादचं नावाचा विरोध इम्तियाज जलील करत आहे, याचा अर्थ हे आहे की मी छत्रपती संभाजी महाराजाचा विरोध करत आहे करके। हे खरी गोष्ट नाही आहे। त्यांच्यापेक्षा जास्त आदर छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांचा त्यांच्यापेक्षा आम्ही करतो आदर। कारण आम्ही कधीही त्यांच्या नावाचा वापर फक्त राजनैतिक स्वार्थासाठी केलेला नाही आहे। आज त्याची कोर्टामध्ये हिअरिंग सुरू आहे, हाईकोर्टात फाइनल डिसीजन यायचं आहे। लेकिन वो आने से पहले ही आप देखिएगा कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने रातों रात बोर्ड चेंज कर डाले, ये बना डाले है, लेटर पैड्स बना डाले है। याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हे होतो की आम्ही कोर्टालाही मान्य करणार नाही, हम कोर्ट को भी नहीं गिनेंगे। हमने बना दिए है, हमने फैसला कर दिए है, अब हमारा फैसला जो है वो फाइनल फैसला है करके। अरे जेव्हा कोर्टात प्रलंबित आहे मॅटर, कोर्टामध्ये हिअरिंग सुरू आहे, तर तुम्ही कशा असा निर्णय घेऊ शकता उसमें? तर ये है, और ऐसा नहीं है कि एक शहर का उनके एजेंडा के अंदर जो सरकारें इतिहास बना नहीं सकती है तो वो इतिहास सिर्फ बिगाड़ने का काम कर रही है। तुम्ही क्लिअर केलं एक सेकंड मैं इनका तुम्ही भाजपची बी टीम नाही तुम्ही क्लिअर केलेला आहे।
तर अकोल्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर हे खासदारकीसाठी नाव आहे. नाही, डिक्लेअर केले त्यांनी. ते उभे राहणार आहे, डिक्लेअर केलेलं आहे. तर आपली भूमिका काय असेल, पक्षाची एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष म्हणून आमची भूमिका काय असेल? तुम्ही त्याच्या विरुद्ध उमेदवार देणार आहे का त्यांना सपोर्ट करणार आहे? नाही, आम्ही याच्या बाबतीत उत्तर जे आहे तर मला वाटतं की असद ओवैसी साहेब हे देतील. कारण पार्टीमध्ये कुठे आपल्याला निवडणूक लढायची आहे नाही लढायचे आहे हे मी त्यांना सुझाव देऊ शकतो, पण निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्या पार्टीच्या अध्यक्षांचा आहे. आम्हीही वाट बघत आहे की बाळासाहेब आता अलायन्समध्ये जात असेल तर त्यांनी इनिशियली 12 सीट्स मागितलं होतं की 12 द्या. आता ते किती सीट्स त्यांना देण्यात आलेली आहे आणि किती सीट्सवर ते लढणार आहे, कोणत्या अलायन्समध्ये असणार आहे हेही आतापर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही आहे. म्हणून मी तर हे सांगणार आहे की बाळासाहेबांचा मागे एक मोठा समाज आहे आणि काँग्रेस असू द्या, राष्ट्रवादी असू द्या किंवा शिवसेना असू द्या, त्यांनीही म्हणजे काहीतरी ठोस निर्णय लवकरात लवकर घेण्याची आवश्यकता है. मला असं वाटतं हे जे टाइम बाय करत आहे ना तो वैसी हो जा रहा है कि बिल्कुल हल्के में लेने का उसके अंदर. हाँ, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना चाहिए इसके अंदर. जहाँ तक लड़ने का नहीं लड़ने का सवाल है ये ओवैसी साहब से. हाँ मैडम बोलिए. मॅडम मॅडम ऑल इंडिया रेडिओचं काल एक पत्रकार आलं होतं आणि त्यांनी मला हे सांगितलं की साहेब तुमच्या 5 वर्षाची जी कारकिर्दगी आहे तुम्ही काय काय केलेले आहे ते 2 मिनिटामध्ये आम्हाला पाहिजे करके. मी म्हटलं मी तुला 20 सेकंडमध्ये तुला सांगून देतो की काय आम्ही केलेले आहे. आणि 20 सेकंडमध्ये मी त्याला हे स्पष्टपणे सांगितलं की आज देश के अंदर जाति धर्म मज़हब के बीच में जो दरारें पैदा की जा रही है, जो दीवारें पैदा की जा रही है, धर्म के नाम के ऊपर सबसे सुप्रीम जो हो गया है वो धर्म हो गया है. किसी का भी जात हो गई है तो उसके नाम के ऊपर जो समाज के अंदर तेढ़ निर्माण करने का जो काम किया जा रहा है वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ही नहीं इस देश को बचाने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता. 2 रोड कम बन जाए चलेगा, 4 ड्रेनेज की लाइन कम बन जाए चलेगा, 2 फ्लाईओवर कम बन जाए चलेगा, लेकिन ये हमको तो सबको साथ में मिलके रहना है ना उसमें. आज देखिए छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर कैसी कैसी बातें लाई जा रही है. आपने कभी लोकसभा के अंदर 75 साल का इतिहास निकाल के देखिए, 75 साल का लोकसभा का इतिहास निकाल के देखिए कि एक दिन पूरा जो है बोले हम जो है राम मंदिर के ऊपर हम चर्चा करेंगे करके. लोकसभा याच्यासाठी आहे. म्हणजे ज्या देशामध्ये आजही शेतकरी आत्महत्या करत आहे, बेरोजगारी आहे, महागाई आहे, या मुद्द्यावर चर्चा न करता आपण फक्त आमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून आम्ही काहीही एजेंडा आणणार आणि त्याच्यावर चर्चा. रिलिजियस जे एक पार्लमेंट डेमोक्रेसीमध्ये जे रिलिजनला आणण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहे. आता आम्ही जेव्हा लोकसभेमध्ये जायला बसतो, एंटर होतो, स्पीकर आम्हाला बोलण्याची संधी जेव्हा देतो तर समोरून जे 300 सव्वा 300 जे बसलेले असते ना, हाँ, ते फक्त है तो नारा लाते, मतलब सिर्फ है तो हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं. लोकसभा ऐसे नहीं चलेंगी. मोदी साहब बोल रहे हैं कि मैं 400 सीटें लेके आने वाला हूँ. लोकतंत्र के अंदर अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो कल हो सकता है कि अमित शाह और मोदी जी घर पे बैठेंगे, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बोलेंगे कि हमने आज के दिन ये 4 कानून पास कर दिए है करके और ये लो. मतलब एक इतका घमंड कि हम अपोजिशन को सिर्फ विजिटर्स गॅलरी के उतना रखेंगे करके. तर हे जे देशामध्ये चाललेलं आहे ना हे खूप दुर्दैव आहे. आणि सगळ्यांच्या MIMचा तर एक प्रामुख्याने एक एजेंडा हेच आहे की आपण सर्व समाजासोबत कशा जे मागच्या अनेक वर्षापासून आपण राहत आलेलो आहे. कारण सगळ्यात जास्त या देशामध्ये कुणाला टार्गेट करण्यात येत आहे तो एक मुस्लिम समाज आणि दुसरा दलित, तिसरा ख्रिश्चन समाज. म्हणजे मायनॉरिटीज असू द्या, सगळं मायनॉरिटीजला ज्या प्रकारे टार्गेट करण्यात येत आहे हे सर्वांना माहीत आहे. तुम्ही आकडे बघितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की कशा प्रकारे मायनॉरिटीजचं बजेट दरवर्षांनी स्लॅश करण्यात येत आहे.
मी परवा एक याच्यामध्ये सांगितलं की तुम्हाला मदरसेचं बजेट कम करायचं होतं की तुम्हाला मदरसेची तुम्हाला हे आहे चीड आहे, पण कमीत कमी जे स्कूलमध्ये जाणारे मुले आहेत त्यांची स्कॉलरशिप तक तुम्ही सुरू ठेवा ना, उसमें तेही बंद करतो तुम्ही. तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं. हम तो यही चाहते हैं कि समाज में बच्चों ने पढ़ना चाहिए. एजुकेशन हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है इसमें, तो हमारी प्राथमिकता उसी उसके ऊपर है. जैसा कि देखने में सुनने में आता है कि भाई ओवैसी ब्रदर्स जो है दो चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, एक एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ. तो जिस तरह से तेलंगाना में उनके कारकर्दगी हो रही है, तो क्या वो तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की उस आवाम, उस पिछड़ेपन को भी ये भी काम करेंगे इस दो लाइन पर, एक हेल्थ और एक एजुकेशन? देखिए, हेल्थ के लिए जहाँ तक भाई ओवैसी साहब के जो हॉस्पिटल्स अगर देखेंगे, और मैं आज भी है तो ये बात को चैलेंज कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर कोई भी बड़ा सेना का, भाजपा का, कांग्रेस का, एनसीपी का नेता आया तो उनको है तो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो काम अवैसी बंधु एजुकेशन और हेल्थ के अंदर कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर, आपको ताज्जुब होगा कि अकबर अवैसी का नाम आते ही बोलेंगे कि नहीं वो भड़काऊ भाषण के बारे में, लेकिन आज अकबर अवैसी 17,000 बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देते हैं, 17,000. कोई एक ऐसा राजनीतिक पक्ष बता देना कि जो मुफ्त का एजुकेशन दे रहा है, एजुकेशन के साथ साथ मुफ्त के कपड़े हैं तो बच्चों को यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म के साथ साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, उनके बुक्स, उनका बैग, ये पूरा मुफ्त 17,000 बच्चों को आज कौन सा राजनीतिक पक्ष दे रहा है? जो 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं. अब हम ओवैसी साहब इतने सालों से हैं, हम हमारे लेवल के ऊपर छोटे छोटे जो भी काम कर सकते हैं. अब हमारे नाजिम भाई है, ये अमरावती के अंदर एक हॉस्पिटल चलाते हैं, अवैसी हॉस्पिटल नाम से, मैटरनिटी हॉस्पिटल चलाते हैं. तो हम कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हम कर सकते हैं, हमने एजुकेशन के लिए, स्कूल्स के लिए हमारी पूरे फोकस जो है, कम से कम मैं आपको एक से मेरे ज़िले की अगर मैं बात बताऊं, मैं जब ग्रामीण एरिया के अंदर जाता हूं और देखता हूं कि स्कूल की हालत जो ज़िला परिषद के स्कूल से है, आप भी अपने ग्रामीण इलाके के अंदर जाइए और फिर मोदी जी का वो भाषण सुनिएगा. अब बड़े बड़े स्कीम के नाम दे देते हैं और इतने 1,000 करोड़ हमने दिए हैं. सिर्फ मेरे ज़िले के अंदर मैंने मेरे कलेक्टर को बोल के तो सर्वे करवाने लगाया कि कितने ऐसे स्कूल के क्लासरूम्स हैं जिसके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे है तो बच्चे पढ़ रहे हैं. तो सिर्फ एक ज़िले के अंदर रिटर्न के अंदर कलेक्टर के पास से आया है कि हमने सर्वे करने के बाद 3,330 क्लासरूम्स है, 3,330 क्लासरूम जिसके ऊपर पक्की छत नहीं है. अपन ये हॉल के अंदर एसी है, पंखे है उसमें, उसके बावजूद भी पसीना निकल रहा है ना. आप तसव्वुर करिएगा कि वो बच्चे हैं तो मार्च में, फरवरी में कैसा बैठते होंगे. अभी एक स्कूल के अंदर गया बैठने के लिए, नीचे बैठे हुए बच्चे, मैं बोला इनको बेंचेस क्यों नहीं है, तो बोले हमने अधिकारी को कई मरतबा बोले, उसने बोला की नहीं दे सकते, हमारे पास फंड नहीं है. मग एका साईडला इतकं मोठे मोठे घोषणा करायचे, आपली पीठ थपथपायची, पेपरमध्ये फुल पेज ॲड बनाने का है, आप इसके अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने लगा देने का है, मोदी है तो मुमकिन है करके. आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना हमने इतने करोड़ बना दिए, मैं बोला झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बोला झूठ बोल रहे हैं आप. मोदी जी आपने सपना दिखाया है, मेरे शहर के अंदर 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा था 2017 के अंदर. एक घर देना तो बहुत दूर की बात है, एक घर के काम की शुरुआत तक नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन तक नहीं हुआ है. तो आप बड़े बड़े उसके अंदर कि हमने इतने करोड़ घर बना लिए हैं, इतने घरों, और घर नहीं बनाए हैं. बोल रहे घर रहेगा, घर में नल में जल, ये सब चीज़ें, तो ना घर है, ना नल है, ना जल है, फिर काय के लिए हमारे को आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं करके. उनके जितने भक्त हैं तो वो जैसे ही वो करे तो वो तालियां बजाना शुरू कर डालते हैं, मतलब एक्सपर्ट हो गए वो तालियां बजाने के लिए उसके अंदर. देखिए, वक्फ बोर्ड को केंद्र सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है. वो बिल लाना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का पूरा अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाए और उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए करके. जबकि हकीकत ये है कि वक्फ जो है वो एक स्पेशल पर्पस के लिए और एक स्पेशल कॉज के लिए बनाया गया था उसमें. लेकिन आज अगर देखा जाए तो वक्फ की पूरी ज़मीनें कहाँ चली गई है,
किसके इशारों के ऊपर गई है, किसने इसको बंदर बाट कर दिया है। तो अब वक्त के अंदर क्या बचा हुआ है, लेकिन ये है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करो किसी तरह से, तो भी उन्हें जितना भी अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको भी कैसा रोका जा सकता है, उस इरादे से उनका बिल लाने का मकसद है। लेकिन हम पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध करेंगे। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि भाई ईवीएम में धांधली हो सकती है, तो बैलेट पेपर पर आना चाहिए। आपका क्या कहना है? सर देखिए, लोगों का अगर विश्वास अगर किसी चीज़ के अंदर नहीं है तो सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो लोगों की होती है। और लोगों का अगर विश्वास नहीं है इसमें, आपसे बुद्धिजीवी की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप कॉमन आदमी से भी अगर सड़क के ऊपर पूछ लेंगे कि तुझे ईवीएम चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, तो बैलेट पेपर कहेंगे उसमें। और मतलब टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है साहब। हमारे पास एमएससीबी के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए और उन्होंने बोले कि साहब अब हम पूरे शहर के मीटर्स चेंज कर देने वाले हैं करके, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने वाले हैं करके, वो टेम्परिंग ही नहीं होते हैं करके। मैं बोला चलिए साहब, 15,000 रुपये ले रहा है अभी टेम्परिंग करने के। उन्हें लगाने से पहले ही उसकी टेम्परिंग का रेट फिक्स हो गया था कि 15,000 रुपये में हम तुम्हारा मीटर टेम्परिंग करके दे डालेंगे करके। उसके अंदर उसमें क्या क्या काड़ी कूड़ी करने का है करके। तो हर चीज़ ये है। और अगर लोगों का विश्वास नहीं है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं भाई? इतने सालों तक बैलेट पेपर के ऊपर ही था ना। आप क्यों सुबह काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और शाम तक है तो आपको रिजल्ट हो जाने का, रात में 9 बजे आपको टीवी के सामने आके बैठ जाने का, और फिर है तो मोदी जी ने देखो क्या 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 कर दिया है करके। 1 दिन की जगह 2 दिन होगा, 2 दिन की जगह 3 दिन होगा। उसमें पहले बैठते थे ना लोग, रात रात भर काउंटिंग होती थी ना उसमें। तो लोगों का अगर नहीं है तो चैलेंज एक्सेप्ट करिए। मोदी जी ने बोलना चाहिए हम सब अभी रख दे रहे हैं, हम बैलेट पेपर के ऊपर करवा रहे हैं। ईवीएम होने के बाद से भी डिस्टेंस बहुत रखे था काउंटिंग का उसका। 1 महीने का पिछले उसमें तो 1 महीने का ये था उसमें। ये काय के लिए फिरी? जब तू इतनी तत्परता है कि डिस्टेंस क्यों रख रहे? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। सर वो अभी ज्ञान पर भी सवाल उठाए जा रही है, आपका कहना क्या है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप एक तो ठीक है, हम अदालतों का आदर करना एक अलग बात है, लेकिन अदालत अगर आस्था की बुनियाद के ऊपर अगर फैसले देना शुरू कर डाले तो ये देश के लिए बहुत घातक है। कोर्ट जो है वो एविडेंस देखना चाहिए, और सिर्फ ये है कि इनकी आस्था है करके। तो मेरी आस्था है कि मैं जाके है तो नरेंद्र मोदी जी के घर के अंदर जाके बैठ जाऊं करके, उसके अंदर मेरी ख्वाहिश है। तो एक हो गया है, क्या क्या हुआ है बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर के बनने तक का सफ़र, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद क्या क्या हुआ था देश के अंदर, ये सभी लोग जानते हैं इसके अंदर। लेकिन अब ज्ञानवापी के बाद है तो आपका मथुरा की भी ये है। अब वीएचपी वाले बम्बई में आके एक ऐलान करके गए हैं कि जो पुराना जो एक्ट है जिसके हिसाब से रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हम मानेंगे नहीं। उसको हम मानेंगे नहीं मतलब ये है कि कल किसी भी मस्जिद के ऊपर वो दावा कर सकते हैं कि साहब ये मस्जिद के नीचे ये था करके। उसमें 450, 500, 600 साल पुरानी बातें हैं। उस वक्त के क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे उसके अंदर। ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर बाबरी मस्जिद जहाँ थी वहाँ से जो राम मंदिर बनाए तो दूरी पर बनाए, वहाँ पर बनाए। नहीं सर, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है। देखिए बेसिकली राम मंदिर का कितना लोगों के अंदर इम्पैक्ट हुआ है ये नहीं बता सकते हैं। यूपी के अंदर मतलब यकीनन वो लोग उसका बहुत ढोल पीट रहे हैं, लेकिन एक आम हिंदू से भी अगर आप बात करेंगे, हमारे हिंदू भाइयों से भी अगर बात करेंगे तो उसको भी आज के दिन है तो रोज़ी रोटी की फ़िक्र है, उसको भी अपने बच्चे को है तो नौकरी के ऊपर लगाने का है, उसको भी अपने बैंक का इंटरेस्ट लोन जो है वो कम चाहिएगा, उसका ईएमआई बढ़ते जा रहा है। घर कोई भी आज के दिन कैश से नहीं लेता है, सब बैंक से लोन लेते हैं करके उसमें। तो सबकी फ़िक्र जो है ना वो अपने रोज़ी रोटी के ऊपर है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर है करके। आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमारे को मुबारक, घर की चौखट के अंदर रखिएगा उसमें। लेकिन उनको मालूम है कि सबसे आसान तरीक़ा अगर सत्ता में आने का है तो ये है कि हिंदू मुस्लिम का खेल खेलो, तो फिर अपन आके वहाँ पे बैठ सकते हैं करके। जी सर। विदर्भ के दौरे पे तो विदर्भ में एक मिष्टी के वाशिंग करके यहाँ से जी 70-75 किलोमीटर पे जहाँ पे कारंजा तालुका है, जहाँ पे आपके जो पार्टी के जो लोग हैं, जितनी भी ज्यादा शहर अध्यक्ष है आपके, तो वो अगर कोई निवेदन देते हैं तो उनके ऊपर खोटे गुने को उनके ऊपर गुना दाखिल होता है। 307 दाखिल होती है, 353 दाखिल होती है।
बगैर कुछ सर मेरे अभी आदर्श का एक घोटाला हुआ है औरंगाबाद के अंदर, 60-62 हज़ार लोग हैं, 60-62 हज़ार लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। 62,000 लोग हैं जिनके करोड़ों रुपया, मैं उनके लिए आंदोलन कर रहा हूँ। मैं उनको लेकर जाकर है तो डिविजनल कमिश्नर विभागीय आयुक्त के कार्यालय के अंदर गया तो विभागीय आयुक्त बोला कि मैं आऊँगा नहीं बाहर करके, मैं आऊँगा नहीं करके। फिर मैंने वहाँ से बैठे बैठे चीफ सेक्रेटरी, मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम सेक्रेटरी और फिर फाइनली है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को फ़ोन करके बोला कि मैं बोला अगर ये अधिकारी लोगों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, आखिर में आना पड़ा उसको, लेकिन मेरे साथ 40 वो गरीब लोग जो अपना हक का पैसा मांग रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया गया है 40 के नाम के साथ, अन्य 500 म्हणजे उनका क्राइम क्या है पता है कि उनके लाइफ की सेविंग है, जिंदगी भर की कमाई है। गरीब बुढ़ी है जिसका है तो जिंदगी भर की कमाई 75,000 रुपये है, किसी की 1.5 लाख रुपया है, किसी की 1 लाख रुपया है, पद संस्था ने पैसा उड़ाया लेके भाग गया है करके। आपके भी विदर्भा के अंदर बहुत सारे ऐसे पद संस्था है जो लेकर निकल गए हैं पैसे करके। अमरावती के अंदर है अनुग्रह करके 1,500 करोड़ रुपए का है, उसका स्टेटस पता करिएगा। क्यों वहाँ पे लोग उसको उठा नहीं रहे? वहाँ पे खासदार नहीं है क्या? क्यों नहीं उठा रहे हैं पूछिए, मैं बोलता हूँ आपको। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि वो अनुग्रह के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के वक्त में फंडिंग करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर का जो इस्तेमाल किया गया वो प्रयोग महाराष्ट्र में भी किया गया, मुंबई में, उसके बारे में आप एमआईएम की तरफ से कुछ बयान नहीं आया? देखिए क्या है कि वो कल्चर यहाँ पे लाने का उनका नहीं, हमारा बयान तो पूरा बहुत मजबूत बयान था। मैं बम्बई में लड़ने का मेरी वजह भी यही है इसमें, कि अगर तुम इस तरीके की हरकतें अगर करेंगे कि बुलडोज़र लेके आके, और क्या वजह से 30-30 साल पुराने वहाँ पे छोटे छोटे गैरेज चलाने वाले लोगों को आप तुम इस तरह से बुलडोज़र अगर चलाएंगे करके इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। और तुम समझ रहे होंगे कि भैया ये सब खामोश बैठे हैं करके, जिस दिन फूटेगा तो उस दिन सबका फूटेगा फिर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।